जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 24 मई और आज के एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों शुरू करेंगे एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में जो आया है, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो सी राजामोहन का आर्टिकल हर ट्यूसडे इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड आता है और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट हैं। मैं बल्कि बार बार आपको ये भी सजेस्ट करता रहता हूं कि आप चाहें तो अपने GS2 के पेपर में जब आपको IR से ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सी राजामोहन को कोट भी कर सकते हैं, उनकी बातों को कोट भी कर सकते हैं। तो यहां पे बात कर रहे हैं क्वाड के बारे में। जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी अभी टोक्यो के दौरे पे गए हुए हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग है, क्वाड लीडर्स की मीटिंग है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी बातें वहां पे करी जा रही है। आज सुबह हमने न्यूज में ये भी पढ़ा कि जो US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है तो क्वाड लीडर्स ने इस पर्टिकुलर ट्रेड पैक्ट को भी साइन करने की बात करी है। तो क्या इंटरेस्टिंग बातें अभी क्वाड की मीटिंग में रही हैं, क्या रहने वाली हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज अक्सर कहा जाता था कि क्वाड एक महज टॉकिंग ब्लॉक है, चाइना भी इतना सीरियस नहीं लेता था क्वाड को, लेकिन शायद अब समय आ चुका है कि क्वाड अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करे और अब मौका है कि क्वाड को भी सीरियस लिया जाए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक आर्टिकल जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, GS2 का टॉपिक है, द ओवरसाइट इंपेरेटिव, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और एक बहुत अच्छा आर्टिकल दोस्तों वो भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। आप चाहें तो इसके कंटेंट को ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है। क्या जो आइडिया ऑफ इंडिया है क्या वो ब्रिटिशर्स की देन है, या अगर हम अपनी सभ्यता में देखें तो ऐसी कितनी सारी महान बातें हमारी सभ्यता में थी जो हम इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। राइट, इंडिया को सिविलाइजेशनल स्टेट कहा जाता है, लेकिन क्या हम इस बात से भली भांति वाकिफ हैं? क्या हमको पता है कि सिविलाइजेशनल स्टेट होता क्या है? तो ये बात हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों आपको कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताना चाहता हूं, ये फ्री इनिशिएटिव्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2022 रिवीजन सीरीज हर रोज दोपहर को 12 बजे लाइव टेलीकास्ट होती है आपके सामने। तो आज श्रद्धा मैम ने लिया था लेक्चर, तो दोस्तों ये आपके सामने शेड्यूल है। आज लास्ट वीक ही है रिवीजन सीरीज का, बहुत कम समय रह चुका है अब आपके प्रीलिम्स को। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसके PDFs को डाउनलोड करके जरूर आप इसको पढ़ें, ग्लांस करें, जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करी जा रही हैं। तो कल आपका पॉलिटी का होगा, फिर इंडियन इकोनॉमी, फिर एनवायरनमेंट और फिर साइंस एंड टेक। और दोस्तों हमारे 1 मिनट सीरीज बहुत पॉपुलर चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो 1 मिनट सीरीज थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स, इसको भी जरूर देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवीजन टॉपिक्स हैं जो आपके साथ यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करे जा रहे हैं। और दोस्तों संडे को होगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का PYQ का मैराथन। सो दोस्तों इसको मैं लूंगा, तो संडे को सुबह 10 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब पे। बाकी दोस्तों एक और इनिशिएटिव जो है हमारा, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए अब अच्छा टाइम है जब आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आप अपने आप को नहीं टेस्ट कर रहे हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि मेरे को डर लगता है कि मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे नंबर कम आएंगे, मेरा मोराल डाउन हो जाएगा, मेरा प्रीलिम्स में फिर मेरा मोराल डाउन होगा, तो ये मत सोचिए। अभी बहुत अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने का। आपका पहला मॉक टेस्ट 5 जून को नहीं होना चाहिए, आप अपने 5 जून से प्रीलिम्स से पहले कई सारे आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए ताकि आप अपने डर को ओवरकम कर सके। तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो ये वैसे 1000 का था, अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आपको 499 का पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो पहला आर्टिकल, इंडिया एंड क्वाड्स टेक्नोपॉलिटिक। नाउ अब देखिए यहां पे बात अगर करें, देखिए क्वाड लीडर्स अभी देखिए टोक्यो में वो मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत अभी देखिए इस बात को लेकर न्यूज में भी कवरेज बनी हुई है। ये सेकंड इन पर्सन समिट है। पिछली मीटिंग वॉशिंगटन में हुई थी सितंबर 2021 में, वर्चुअल मीटिंग मार्च 2021 में हुई थी। जब से जो बाइडेन आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्वाड को लेकर बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है, उनका जो फोकस है, वो बहुत टाइम से वो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में ओरिएंटेड है, कि चाइना को कैसे कंटेन किया जा सकता है। तो एजेंडास क्या होंगे इस मीटिंग में? एक तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई का मुद्दा होगा, वो डिस्कस किया जाएगा। देन ऑफ कोर्स द थ्रेट ऑफ चाइना, बिकॉज इसी पर्पस के कारण ये क्वाड का ब्लॉक बना है। हालांकि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसको एशियन नेटो हम नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें क्वाड के जो लीडर्स हैं बहुत डरते हैं मिलिट्री रिलेटेड कुछ बात करने के लिए। तो अगर कोई मिलिट्री अलायंस है जो कि इंडो पैसिफिक ओरिएंटेड है तो वो आपको ऑक्स ब्लॉक आ जाता है, तो ये बात समझनी जरूरी है। और साथ में दोस्तों यहां पे डिस्कस करे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉन सिक्योरिटी इशूज। फॉर एग्जाम्पल issues related to technology, issues related to artificial intelligence, vaccine, climate change, etc. etc. तो आमतौर पे यही कहा जाता था कि क्वाड में ना बातें इसको लेके की जाती हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी, इतने वैक्सीन हम दे देंगे देशों को, है ना, क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड बातें करी जा रही। तो चाइना इन सब बातों को इतना सीरियस नहीं लेता, ठीक है। चाइना तो मजाक उड़ाता है क्वाड का कि देखो क्वाड तो सिर्फ कहने को एक US का एक लेड ब्लॉक है, अदरवाइज तो क्वाड में कुछ कंक्रीट नहीं है। लेकिन अब टाइम आ चुका है जब क्वाड को भी बहुत सीरियसली लिया जाए।
राइट अब देखिए, अब जब ये मीटिंग शुरू हुई है तो जो बाइडेन सबसे पहले कहा गए सैमसंग की फैसिलिटी में गए जो साउथ कोरिया में है, ठीक है। सैमसंग की जो फैसिलिटी है वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट है, ठीक है, जो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे ना एक और बात समझने वाली है, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस तो दुनिया भर में चल रही हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो सेमीकंडक्टर जो शॉर्टेजेस चल रही है उसका कारण रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी है, बिकॉज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी ऐसे क्रिटिकल इनपुट्स यूज किए जाते हैं जो कि यूक्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए ये भी हमको पता है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं तो आपके लैपटॉप्स हैं, गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हर एक चीज में आपके ये इस्तेमाल किए जाते हैं। आने वाले जो टाइम में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इन सब चीजों में सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है। तो यहां पे जो बाइडेन कह रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो रिजिलियंस है, देखिए अब यहां पे रिजिलियंस बढ़ाने की बात करी जा रही है कि कब तक पूरी दुनिया, सप्लाई चेन शॉर्टेजेस कितनी आ रही थी, है ना, सप्लाई चेन शॉर्टेजेस कितनी देखने को मिली है। पहले पैंडेमिक आ गया, फिर बाद में अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई आ गई। अभी पैंडेमिक से हम निकल रहे थे तो अब फिर से हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी जो है ग्लोबल कमोडिटी में, प्राइसेस में कितनी बनी हुई है, ऑयल हो, व्हीट हो, राइस हो। तो जो बाइडेन ये कह रहे हैं दैट लुक वी हैव टू मूव बियॉन्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वी हैव टू इंक्रीज आवर रेजिलियंस, हमको अपनी सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ऑलरेडी 3 देशों के बीच में है, आपको पता भी होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जो कि अप्रैल 2021 में साइन किया गया था ये जो अग्रीमेंट था। तो लेकिन यहां पे बात अब क्वाड के फोरम में करी जा रही है कि कैसे हम, खास करके अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को हमने टैप इन करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हम डेवलप करें, बिकॉज ये चिप शॉर्टेजेस हर जगह चलते आ रही है। और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा मौका है ये, बिकॉज देखिए बहुत सारी इंडिया की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं या नॉन सिक्योरिटी नीड्स की भी अगर हम बात करें, वो बहुत मीट हो सकती हैं अगर ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में हम सिनर्जी देखने को अगर हमको मिलती है बिटवीन द कोऑर्डिनेशंस। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि इंडिया कितना आगे बढ़ने को तैयार है, क्या इंडिया क्वाड का फायदा उठा सकता है, क्या इंडिया क्वाड को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को बढ़ाने के लिए। बिकॉज देखो अब हम मेक इन इंडिया या नॉन फार्म जॉब्स हमने क्रिएट करनी है, हमने डिफेंस इंडिजनाइजेशन करना है, तो और ये बात भी हमको पता है कि बहुत ज्यादा, चलो अभी तो हमने रशिया को कुछ नहीं बोला, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमने अपना एक साइलेंस बना के रखी है ना, जिसको हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को हार्नेस करना है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव करना है, हमको अपनी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर भी कम करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि इंडिया कितना फायदा उठा सकता है इस ब्लॉक का, क्वाड का, या यहां पे ये बात समझने को है। अब यहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कहती है कि इंडिया इज रेडी टू कंबाइन इट्स टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एज फार एज द स्पेस एंड मैरिटाइम resources is concerned, ठीक है, because this will help to counter the growing problem of illegal and unregulated fishing which is happening in the Indo-Pacific, especially in the South China Sea, राइट। तो बहुत अच्छी स्कोप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि इंडिया पूल कर सकता है, ठीक है, पूल कर सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें सीख सकता है फ्रॉम दीज क्वाड नेशंस, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए की जो टेक्निकल कैपेसिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो इंडिया से काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर ये हो पाता है तो डेफिनेटली दिस विल प्रमोट पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो बाइडेन के विजिट के, तो पहली बात तो हम ये समझ लें कि जो बाइडेन की विजिट का सबसे पहला ये तो ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भाई वो एक बात कहना चाह रहे हैं कि देखो मेरी अटेंशन बेशक अभी यूरोप में है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, लेकिन डजंट मीन कि मेरी अटेंशन इंडो पैसिफिक में नहीं है, डजंट मीन कि इंडो पैसिफिक मेरी कोर स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। तो जो बाइडेन इज वेरी मच क्लियर दैट लुक वी आर वेरी मच केपेबल, अमेरिका इज सेइंग दैट वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ मैनेजिंग द रशियन एग्रेशन happening in Europe and also in terms of countering the challenge of China in the Indo-Pacific। तो ये बात यहां पे बहुत क्लियर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन कर रही है वो है चाइना की मस्कुलर असर्टिवनेस, ठीक है। तो इस बात को भी हम स्किप नहीं कर सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना चाइना अपनी हेजेमनी दिखाने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो और स्ट्रेंथन हो रही है। और यहां पे एक और सवाल खड़ा उठता है, वो ये है दोस्तों कि जो अमन शांति की बात है ना वो सिर्फ यूरोप तक, यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है, इसके रैमिफिकेशन एशिया के ऊपर भी देखने को आ सकते हैं। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, कल को यह भी हो सकता है कि चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेड करे, वियतनाम के ऊपर इन्वेड करे, उस सिचुएशन में एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अब यहां पे बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर में समझने को है वो ये आती है कि भाई आप दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, पीसफुली डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को रिजॉल्व करेंगे और कोई भी किस्म का वायलेंट मूव आप नहीं उठाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत कार्डिनल प्रिंसिपल आ जाता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर में। अब फनी बात कही है कि अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात कही है कि आज तक
अमेरिका या अगर वेस्टर्न पावर्स की बात करें, उन्होंने कभी भी इन सब तमाम रूल्स की कभी रिस्पेक्ट नहीं करी। दे हैव शोन स्कैंट रिगार्ड, स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते जो रोल्स हैं चाइना के और यूएसए के वो रिवर्स हो चुके हैं। आज के टाइम पे यूएसए और जो वेस्ट हैं वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डिफेंड कर रहे हैं। देखिए अब हमने देखा है, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो ज्यादा परवाह नहीं करते थे। आज से 20 साल पहले की बात करें, अफगानिस्तान हो, दैट कोई बात नहीं, इस देश को भी हड़प लेते हैं, यहां पे कोई पपेट रूलर बिठा देते हैं अंडर द गार्ब ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। लेकिन आज काम उल्टा हो रहा है कि अमेरिका और वेस्ट डिफेंड कर रहे हैं सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, और रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, वो ग्रैब कर रहे हैं टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ द अदर स्टेट्स। सो नाउ अब जो खतरा है ताइवान के ऊपर या वियतनाम के ऊपर, अब वो भी मंडरा रहा है कि अगर आज रशिया ने काम यूक्रेन के ऊपर करा है तो कल को चाइना भी ऐसा काम इंडो पैसिफिक में कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी हम स्ट्रेंथन करें। अब इस तरह का जो डर है कि भाई अगर ऐसा चाइना कुछ ताइवान के अगेंस्ट करता है जो भी रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट करा है, नाउ दिस इज पुशिंग कंट्रीज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया मच क्लोजर टू अमेरिका, एंड देयरफॉर दे आर गेटिंग मच मोर अलाइंड टू द आइडिया ऑफ गॉड। इनफैक्ट अगर हम जापान की बात करें, जापान ने रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट भी एक साइन करा है विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहां पे डिफेंस की बात करी जा रही है, बिकॉज जापान बहुत लंबे अरसे से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादा झगड़ों में नहीं पड़ा है, ठीक है, ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की बात या सिक्योरिटी अलायंसेस में जापान का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अब जापान भी इस बात को लेकर बहुत कंसर्न्ड है जो लड़ाई अभी चल रही है रशिया यूक्रेन की, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल जो कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी बिटवीन यूएसए एंड इट्स एशियन अलाइज, ये बहुत एक अच्छी बात है। दिस इज गोइंग टू बी द इमर्जिंग पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। अब इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि आज से 7-8 महीने पहले तो दूर दूर तक अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी या इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो हैं खास करके मैरीटाइम डोमेन में कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एज यू नो मैरीटाइम डोमिनेंस चाइना की बहुत ज्यादा है इंडो पैसिफिक रीजन में, एंड इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि चलो क्वाड की बात करी जा रही है तो शायद अमेरिका सबमरीन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बातें इंडिया को करेगा। लेकिन हुआ क्या, ऑकस अलायंस बना। ऑकस अलायंस के चलते अमेरिका ने, यूके ने गारंटी किया ऑस्ट्रेलिया को कि भाई आपको हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कैसे बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी आपको हम बताएंगे, आप खुद अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाइए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, अब क्योंकि देखिए माहौल बदल चुका है रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद, अमेरिका भी बहुत ईगर है कि कैसे वो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर सके, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट अमेरिका लुक्स फॉरवर्ड इंडिया एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। अब यहां पे बात करते हैं आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, आईपीएफ की, अभी न्यूज में भी था, इसको लेके डेवलपिंग स्टोरी है, इसको लेके और बातें करेंगे जैसे जैसे न्यूज में इसकी कवरेज आएगी। तो जो आईपीएफ है ये क्या विजुलाइज कर रहा है, कोऑपरेशन अक्रॉस द रीजन, चाहे वो फेयर ट्रेड हो, डिजिटल कमर्स हो, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स हो। तो ये देखा जा रहा है कि जो आईपीएफ है this is looked as a bloc which will counter the 15 nation regional comprehensive economic partnership which is led by China, the RCEP, and also the 17 nation TPP that चाइना ने रिसेंटली इसमें मेंबरशिप के लिए अपनी वो अप्रूवल करा था। चाइना ने रिसेंटली इसके लिए अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए बैक इन 2021। और आपको ये भी पता होगा कि जो टीपीपी का आइडिया था पहली बार ये अमेरिका की तरफ से आया था, बैरक ओबामा की तरफ से आया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विड्रॉ कर लिया था टीपीपी में से इन 2017, राइट। सो अमेरिका इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ टीपीपी। तो ऐसा देखा जाता है कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं टीपीपी और आरसीईपी, दे आर लाइक डोमिनेटेड बाय चाइना। तो कैसे आईपीईएफ जो है उसको काउंटर कर सकेगा इन दोनों चाइनीज रेड ब्लॉक को। लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में, ये तो देखिए अब टाइम बताएगा, ठीक है, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट मोस्ट ऑफ द क्वाड पार्टनर्स which includes India as well, they have a flourishing bilateral trade with China, and इंडिया की बात करें, इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। और जैसे आप जानते हैं इंडिया आरसीईपी का मेंबर नहीं है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक या दो सेंटेंसेस में जरूर बताइएगा कि इंडिया आरसीईपी का मेंबर क्यों नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन की अगर हम बात करें, क्वाड, देखिए क्वाड को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए क्वाड के लिए बातें तो बहुत हो चुकी हैं, क्वाड को लेके बार बार ये कहा जाता है कि क्वाड इज मोर लाइक अ टॉकिंग ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, डिप्लोमेसी, सिर्फ यही बातें करी जाती हैं। तो अगर अब इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की यहाँ पे बात करी जा रही है, टेक्नो पॉलिटिकल यहाँ पे बात करी जा रही है, तो यहाँ पे क्वाड को वो कर दिखाना होगा, खास करके ये जो बातें हैं, जो टैंजिबल बेनिफिट्स है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक नेशंस के लिए, ठीक है। क्वाड की जो टेक्नोपॉलिटिक है, दिस इज अबाउट बूस्टिंग द नेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स। और अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बूस्ट अप होगी तो डेफिनेटली आपके जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से एड्रेस हो पाएंगे। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इवन मोर एन अर्जेंट स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट
हमारा बहुत फोकस है आत्मनिर्भर भारत के चलते, हमारा बहुत फोकस है कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न, देयर इज अ लॉट टू सीक फ्रॉम द क्वाड मेंबर्स एंड दिस इज अ वेरी राइप टाइम फॉर इंडिया टू हार्नेस द बेनिफिट आउट ऑफ दिस ब्लॉक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो अगर दोस्तों आप अगले साल अपना पहला अटेम्प्ट देंगे या किसी कारण कि अभी इस साल अपना अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, जो भी आपका अटेम्प्ट होगा अगले साल, पहला हो दूसरा हो, तो दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, थोड़ा कोहेरेंट बनाना चाहते हैं, तो स्लीपी क्लासेस है आपके साथ, यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। तो हमारे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। तो चाहे जीएस की हम बात करें, प्री कम मेन्स, राइट, तो ये बैच 1 2023, एसए की बात करें तो ये सारे कोर्सेज, मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो इन सारे कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिए वेबसाइट पे जाके। आप हमारे दिए गए नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और इन कोर्सेज पे ईजी ईएमआई ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हैं। चलिए सो दोस्तों, बाकी अगला आर्टिकल जो है हमारा द ओवरसाइट इंपेरेटिव रिटन बाय प्रभाष रंजन। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, देखिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। अक्सर ये आत्मनिर्भर भारत के चलते इंडिया को कहा जाता था कि इंडिया बहुत प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, एंड वी हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट लुक, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज, वी आर ऑल फॉर मोर लिबरलाइजेशन, वी आर ऑल फॉर मोर ग्लोबलाइजेशन। ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पहले आते हैं, इट इज अ गुड थिंग। तो यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, इजराइल है, इन सब के साथ हम एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, करने की बातचीत कर रहे हैं। अब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स एफटीएस के अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, चलो वो दैट इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन चीजों को लेके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके बातचीत, जो इंटरेस्टिंग बात मेरे को इस आर्टिकल में लगी वो ये करी गई है कि इसके जो मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस करे जाते हैं। पार्लियामेंट जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वहां पे ये बातें क्यों नहीं डिस्कस करी जाती है। कोई भी देखिए, अब यहां पे एक बात समझिए, फॉर एग्जांपल आर्कटिक ट्रीटी है, या फॉर एग्जांपल अंटार्कटिक ट्रीटी है, या फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रीटी है। अब उस ट्रीटी को अगर इंडिया साइन करता है, ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया बिकम्स अ सिग्नेटरी टू दैट पर्टिकुलर ट्रीटी और एनी एफटीए, तो लेकिन अब रैटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो रैटिफिकेशन प्रोसेस तो थ्रू पार्लियामेंट ही होता है, थ्रू लेजिस्लेशन होता है, ठीक है। तो चाहे कोई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ट्रीटी है, चाहे कोई साइबर सिक्योरिटी को रिलेटेड कोई ट्रीटी है, लेकिन उसका रैटिफिकेशन प्रोसेस तो पार्लियामेंट से होगा, उस पर लेजिस्लेशन जो होगी वो पार्लियामेंट में ही होगी, ठीक है। तो दिस गिव्स राइज टू एन आर्गुमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक डेफिसिट कि भाई आप ट्रीटी साइन करिए, चाहे वो बायलेटरल है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन उसको लेके बातचीत पार्लियामेंट में क्यों नहीं करी जाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए क्या इसके ऊपर। अब देखिए यहां पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो जो एंट्री 14 है ऑफ द यूनियन लिस्ट, वहां पे ये बात करेगी दैट अगर हम किसी भी किस्म की ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या उसको इंप्लीमेंट करना होता है, तो उसके लिए प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसको लेकर डिबेट पार्लियामेंट में होना चाहिए। इनफैक्ट जो रैटिफिकेशन प्रोसेस है, आप सिग्नेटरी बन गए किसी ट्रीटी के, लेकिन रैटिफिकेशन यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रीटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आपने अपने कानून में लेके आने हैं, आपने जो लेजिस्लेट करना है, वो तो पार्लियामेंट के थ्रू होगा ना। तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट ऑन द ट्रीटीज। अब आर्टिकल 246 क्या कहता है, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि भाई वो इस तरह के मैटर्स पे डिबेट कर सकता है ऑन ऑल द मैटर्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट। तो वन ऑफ द मैटर्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट इज एंट्री 14 व्हिच टॉक्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन और एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है। एंड ये जो पावर है दिस आल्सो इंक्लूड्स डिसाइडिंग कि इंडिया ने कैसे रैटिफाई करना है इन सब ट्रीटीज को। नाउ अब पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस की अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए अब देखिए पिछले 70-80 सालों में कितने सारे ऐसे कानून हैं जो पार्लियामेंट ने पास करे हैं। अब आपके अपने मतभेद हो सकते हैं, तो चाहे वो ऐसे कानून हो जो कि इंप्लीमेंट करते हैं इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस को भी, लेकिन अभी भी इतने सालों के बाद भी, 75 ईयर्स के बाद भी, हमने कोई ऐसा कानून नहीं पास किया है विच लेज डाउन द प्रोसेस दैट इंडिया नीड्स टू फॉलो बिफोर अज्यूमिंग दीज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। अब एग्जीक्यूटिव तो साइन कर रहे हैं इन सब ट्रीटीज को, लेकिन रैटिफिकेशन भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जा रही है, लेजिस्लेटिव के द्वारा नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट में देखिए पहली बात तो क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है वो बहुत डिग्रेड हो चुका है। पार्लियामेंट में बहुत अजीबोगरीब तमाशा हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेंबर्स रेगुलरली आते नहीं हैं, प्रोडक्टिव सेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। 3 मिनट में 5 मिनट में बिल्स पास कर दिए जाते हैं। तो लेकिन इन तरह के मुद्दों को, चाहे वो डोमेस्टिक मैटर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जब संविधान में वो प्रोविजंस दिए गए हैं कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है उन चीजों को डिबेट करने के लिए, उस पर लेजिस्लेट करने के लिए, तो वो क्यों नहीं किया जा रहा।
ठीक है, हर चीज एग्जीक्यूटिव द्वारा क्यों हो रही है कि एग्जीक्यूटिव द्वारा वो ट्रीटी साइन भी हो रही है और रैटिफिकेशन भी हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है एफटीए साइन हो रहे हैं, लेकिन उसके कोई डीमेरिट्स भी तो हो सकते हैं, तो वो भी तो जानना जरूरी है। अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारा जो ट्रीटी मेकिंग प्रैक्टिस है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक है एज कंपेयर टू दी अदर लिबरल डेमोक्रेसीज। फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं व्हिच आर साइंड बाय द प्रेसिडेंट दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द सेनेट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने जो ट्रीटी साइन करनी है, चलो रैटिफिकेशन तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन उस ट्रीटी के जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, कैसे वो नेशनल इंटरेस्ट पे उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, ये सब बातें जो है वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस की जाती हैं साइन करने से पहले। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी जो एग्जीक्यूटिव है वो सारी ट्रीटीज पहले अपने पार्लियामेंट में टेबल करता है बिफोर साइनिंग इट, नाउ यानी कि बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। नाउ वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए जो इफेक्टिव पार्लियामेंट्री सुपरविजन है, पार्लियामेंट को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो पार्लियामेंट्री सुपरविजन बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट्री सुपरविजन एक बहुत इफेक्टिव चेक्स और बैलेंसेस की तरह भी काम करता है टू हैव एन इफेक्टिव काउंटर टू द मेजॉरिटेरियनिज्म। अब सिनिक्स ये कहेंगे, पेसिमिस्ट ये कहेंगे दैट क्या फायदा भाई इस तरह कुछ डिबेट करने का, पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन तो है नहीं है, एक ही पार्टी है, सब नंबर्स उसी के पास है, तो कितने भी बिल्स आप पास करवा लो तो ऑपोजिशन का तो डिबेट डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन करे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है, हमको अपनी इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी देखना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए गए हैं उसको अपहोल्ड करना, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। खास करके ड्यूटी एग्जीक्यूटिव की बनती है कि ये सब प्रोविजंस कानून बनाने से पहले, साइन करने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएं। चलिए, तो आज का लास्ट आर्टिकल, आइडिया ऑफ इंडिया बिफोर एंड बियॉन्ड। तो क्या आइडिया ऑफ इंडिया सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित है? क्या आइडिया ऑफ इंडिया सिर्फ ब्रिटिश हिस्टोरियंस के इंटरप्रिटेशन के ऊपर सीमित है? अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहां पे बहुत अच्छी एक लाइन यहां पे कॉलमनिस्ट ने कही है दैट वी हैव टू फेस द चैलेंज ऑफ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि हिज स्टोरी, उसकी कहानी। अब भारत की जो कहानी है क्या वो सिर्फ कोई अमेरिकन हिस्टोरियन या ब्रिटिश हिस्टोरियन दे सकता है? व्हाट अबाउट हर स्टोरी? हर स्टोरी मींस इंडिया स्टोरी, तो यहां पे हर मतलब इंडिया को कहा गया है। अब रिड्यूसिंग इंडिया टू अ सिविक नेशन बाउंडेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बहुत बड़ा डिसरिगार्ड है भारत की, हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारे इतिहास को, हमारे एंशिएंट हेरिटेज को, हमारे कल्चर को। ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो देश है वो मंदिर मस्जिद से कहीं ऊपर है। ठीक है, सेलिब्रेटिंग हिस्ट्री बियॉन्ड रिलीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट इंडिया एक सिविलाइजेशन है जिसने एक बात प्रीच करी है, एकम सत बहुधा वदांति, यानी कि देखिए सच तो एक ही हो सकता है, ट्रूथ में बी वन, लेकिन उसके जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफर कर सकते हैं, उसके जो परसेप्शंस हैं उस सच के वो डिफर हो सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, अब देखिए अनसंग ग्लोरिफिकेशन की यहाँ पे बात आती है, तो देखिए बहुत बारी हम बात करते हैं, हमको अपनी नेशनलिज्म पे बहुत हम प्राउड है, ठीक है, हम अब पेट्रियाटिक हैं, ठीक है, वो चलो अच्छी बातें हैं, ठीक है, आमतौर पे लोग कहते हैं दैट यू नो वी वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन टू आवर स्लीव्स, लेकिन अब चलो सड़कों को रीनेम करने की बात होती है कि बहुत सारी सड़कें हैं वो मुगल राजाओं के ऊपर नेम्ड है, बहुत सारे शहर हैं वो पुराने मुस्लिम रूलर्स के ऊपर नेम्ड है। क्या आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है इंडिया में वो चोला डायनेस्टी थी, जिसने लगभग 2000 साल इंडिया को रूल किया था, 2000 साल रूल दिस कंट्री। तो क्या कभी ऐसा प्रपोजल सामने आया कि कोई सड़क किसी चोला रूलर के नाम पर रीनेम करी जाए? ठीक है, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद डिफाइंड द ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ भारतवर्ष। हम राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो जो राष्ट्र शब्द है वो तो हमारे वेदों में भी डिफाइंड है। इनफैक्ट ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद डिफाइंड द ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ भारतवर्ष एज वेल एज सप्त सिंधु, सब सिंधु यानी कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जस्ट टू चेक कि आप कितना अभी रेगुलरली इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना आप अटेंटिवली देख रहे हैं, तो आई रियली वांट कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडस की क्या ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है। नाउ ये जो वर्ड है राष्ट्र, ये पहली बार कब, ये ऑब्वियसली इसको यूज ऋग्वेद में भी किया गया, यजुर्वेद में भी किया गया, अथर्ववेद में भी किया गया है। तो राष्ट्र जब हम कहते हैं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं, तो ये एक महज जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक सभ्यता रिलेटेड कंसेप्ट भी है, सिविलाइजेशनल कंसेप्ट है। अब यहां पे बात आती है कल्चरल सिविलाइजेशन की। देखिए, अब देखिए बहुत सारे जो अमेरिकन हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, वो हमारी हिस्ट्री को हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं दैट इंडिया इज अ ब्राह्मणिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, हिंदू डेमोक्रेसी ना, ठीक है, हर किसी के अपने वर्जन्स हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम रॉबर्ट फ्राइकनबर्ग की बात करें जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो डिस्क्राइब करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को एज अ हिंदू रिवाइवलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट। तो रिवाइवलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और रिफॉर्मिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, आई एम श्योर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो चाहे हम बात करें यहाँ पे
बंकिम चंद्र चैटर्जी की, ठीक है, चाहे हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद सरस्वती की, अरबिंदो घोष की। अब इन सब लोगों ने हिंदुइज्म को रीडिफाइन करा इन मॉडर्न टाइम्स। तो सही मायने में हिंदुइज्म जो है दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी सक्सेसिवली बहुत बार इस चीज को लेकर क्लियर कर चुकी है, ठीक है। अब अगर हम स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म की बात करें, कल्चरल सिविलाइजेशन की बात करें, कल्चरल अवेयरनेस की बात करें, तो आपने हिस्ट्री में यह भी पढ़ा है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गणेश फेस्टिवल की बात करें या शिवाजी महोत्सव की बात करें, इन तरह के फेस्टिवल्स को यूज करते थे कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म और अवेयरनेस प्रोपोगेट की जा सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और द रिलीजन, राइट। और यही बात गांधी जी ने भी आगे फॉलो करी थी। इनफैक्ट इस आर्टिकल में यह भी बात लिखी गई कि गांधी जी को आमतौर पर डिसाइपल माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले का, लेकिन सही मायने में देखें तो गांधी जी डिसाइपल हैं बाल गंगाधर तिलक के। बिकॉज जैसे अगर हम बात करें दोनों के लिए, जैसे अगर ऑब्वियसली गांधी जी वॉज अ नेशनलिस्ट, लेकिन गांधी जी से पहले अगर कोई नेशनलिस्ट लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो कल्चर को, हमारी सभ्यता को जैसे गांधी जी ने यूज किया था टू इंस्टिल नेशनलिज्म, उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने भी इन सब वैल्यूज को यूज करा था कि कैसे कल्चरल अवेयरनेस जो है हमारे लोगों में स्प्रेड हो सके। नाउ अब सवाल ये आता है कि क्या भारत, क्या इंडिया एक नॉर्म बिल्डर बन सकता है? हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। इतने सालों से हम देखते हैं कि नॉर्म बिल्डर कौन है, नॉर्म बिल्डर यूएस या उसके जो बाकी वेस्टर्न लाइज है वही बने हुए हैं। लेकिन जब अगर हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है दैट वी हैव टू बिल्ड नैरेटिव्स दैट इट कैन बिकम द नॉर्म्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब चोलास ने, अभी आपने समझा कि देखिए 2000 साल रूल किया था हमारे देश में, लेकिन उन्होंने कोई जेनोसाइड तो नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया, उन्होंने कॉलोनीज तो नहीं बनाई। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के 2000 साल पहले तमिल वॉज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ ट्रेडर्स अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। कितने सारे टेम्पल्स जो हमने साउथ ईस्ट एशिया में देखे हैं जिसका जो लिंक है चोला डायनेस्टी से पाया जाता है। तो चोलास ने जो नॉर्म बिल्डर, अगर चोलास बने थे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, वो कैसे बने थे? दैट वाज बाय कल्चर, दैट वाज बाय ट्रेड, दैट वाज बाय कॉमर्स। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी जहां पे चोला डायनेस्टी का इतना इन्फ्लुएंस था, ये कॉलोनीज नहीं थी, यहां पे कोई लूट मार नहीं करी थी चोलास ने। तो ब्रिटिशर्स ने हमको डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं दिए। अगर दिए होते तो मैं ये बात बार बार कहता रहता हूं कि इतने सालों में, आज 75 ईयर्स हो गए हमको आज़ाद हुए को, आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में कोई एक देश बता दीजिए जहां पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज रह चुकी है 75 ईयर्स के लिए। चलो हमारी डेमोक्रेसी में भी बहुत कमी पेशी हो सकती है, हमने भी चलो इमरजेंसी का टाइम देखा होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए स्कैंट रिगार्ड हमने भी देखा होगा, लेकिन फिर भी हमारी डेमोक्रेसी स्टेबलाइज्ड है। अगर ब्रिटिशर्स ने हमको डेमोक्रेटिक वैल्यूज दिए होते तो आज के टाइम पे जो सिचुएशन म्यांमार में है या पाकिस्तान में है, तो इतनी वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। तो भारत ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करा है टू मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है, एंड जो कल्चरल प्लूरलिज्म है दैट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि चाहे हमारे चोला डायनेस्टी के रूलर्स थे, चाहे हमारे ट्रेडर्स थे जिन्होंने सेटल किया साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन कभी भी हमने वहां पे कॉलोनीज नहीं बनाई है, ठीक है। तो वहां पे बेशक तमिल लैंग्वेज साउथ ईस्ट एशिया में भी बोली जाती थी, बट वी नेवर क्रॉस द लाइन इनटू बिकमिंग कॉलोनाइजर्स। दोस्तों जाने से पहले एक PYQ, तो इसका क्या सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिबांग, कामेंग, लोहित, क्या सही आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडस की ट्रिब्यूटरीज का नाम भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपने बताना है कि इंडिया RCEP का मेंबर क्यों नहीं बना था। चलिए, क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल्स। क्वाड हैज बिकम द व्हीकल टू शेप द टेक्नोपॉलिटिक्स ऑफ द इंडो पैसिफिक। कमेंट करिए इसको 200 शब्दों में। और इंडियन डेमोक्रेसी सेलिब्रेट्स डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डिफरेंस एंड डिसेंट, इसको भी कमेंट करिए 200 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो अब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।